हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में उसका प्रीवियस शेयर करने वाले हैं। डेट है 23/12/2018 का पेपर है ये। तो हिंदी हम लोग देखेंगे और या किसी भी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी कहीं अलग से नहीं बनती है। जहाँ भी हिंदी आता है वहाँ, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ हिंदी आती हो उसके लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं, हेल्पफुल होगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी काम देगा, क्योंकि इसमें हिंदी बहुत डिटेल से पूछी जाती है, बहुत अच्छी हिंदी आती है। तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन, किसी में भी क्वेश्चन काम में आ सकते हैं और अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है, किसी भी एग्ज़ाम से ही लिया जाता है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से हिंदी तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र का पत्र, संपादन के नाम पत्र। तो कौन सा पत्र व्यक्तिगत कौन सा पत्र लिखा जाता है? व्यापारिक पत्र, मित्र का पत्र। तो कौन सा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो व्यक्तिगत तौर पे कौन सा लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मित्र का पत्र व्यक्तिगत पत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र माना जाता है और अनौपचारिक की श्रेणी में आता है। इस पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्रों से हैं जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों में अन्य परिजनों को लिखा जाता है। तो यहाँ से वीडियो एग्जाम में पत्र से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। तो कौन सा पत्र की विशेषता, कौन सी विशेषता नहीं होगी? तो क्या ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रेषक या विशेषता नहीं होती है पत्र की। तो संक्षिप्तता होती है, क्रमबद्धता होती है, विनयशीलता होती है। तो एक अच्छे पत्र में उद्देश्य, शैली, सहजता, विनयशीलता, शिष्टाचार, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, व्याकरण, सुलेख आदि की विशेषता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखा जाना है। तो वह किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो किसको पत्र लिखना है? नगर पालिका के अध्यक्ष को लिखना है। तो किस श्रेणी में आएगा यह? प्रार्थना पत्र होगा कि आवेदन पत्र होगा कि व्यापारिक पत्र होगा कि शिकायती पत्र होगा? तो हमें क्या करना है कि नगर पालिका के अध्यक्ष से क्या करना है, उनसे हमको शिकायत करनी है कि गंदगी की समस्या से हम लोग पीड़ित हैं, मोहल्ले वाले। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिकायती पत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओ। यह मूल दीर्घ स्वर नहीं है। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जैसे अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर, आ, ई, उ दीर्घ स्वर और ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन है, अध्ययन है, अध्ययन है, अध्ययन है। तो कौन सा हो जाएगा? तो यही हम लोग ऊपर भी लिखी थी मैं कि सामान्य हिंदी, या जैसे सामान्य अध्ययन बोलते हैं किसको, जीएस को बोलते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? ये तो सबको पता होगा क्योंकि हमेशा अगर जीएस पढ़ना रहता है तो उस पर लिखा रहता है सामान्य अध्ययन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। तो कौन सा है? उत्तरदायी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है?
कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और कौन सी होती है? विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुस्वार संधि एक संधि नहीं होती है। 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। तो कौन सा नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो जगदम्बा तो होगा ही, जगत धन अम्बा हो जाएगा, तो जगदम्बा होगा। समधनतोष, संतोष हो जाएगा। अहम धनकार, अहंकार हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा? विद्याधन आलय। यहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पे स्वर संधि होगी। विद्यालय में स्वर संधि होगी। आगे बढ़ते हैं। तो जगदम्बा का क्या होता है? जगत धन अम्बा, मैं बताई थी। संतोष का क्या होता है? समधनतोष, अहंकार का हम धनकार। आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा समास। सी है बहुब्रीहि समास, डी है द्वंद्व समास। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। देशभक्ति का समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष समास का उपभेद संप्रदान तत्पुरुष समास है, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें भक्ति प्रधान पद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो ये तो सबको पता होगा। पंचवटी में कौन सा समास है? आगे संख्या है, तो संख्यावाची समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है, तो द्विगु हो जाएगा। बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे लंबोदर, यानी अक्सर इसमें देवी देवता के नाम आते हैं। लंबोदर, नीलकंठ और भी होते हैं। और तो यह बहुब्रीहि समास होते हैं, किसी तीसरे की प्रधानता मिलती है इसमें। द्वंद्व समास क्या होता है? ये विपरीत शब्द इसमें होते हैं और योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, जैसे दिन रात, धूप छाँव। ये द्वंद्व समास हो गया। और तत्पुरुष समास तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, पंचवटी। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? इसे सार्थक शब्दों में तोड़ना पड़ता है। तो इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा? अधिधनकारी। तो क्या हो जाएगा? अधिकारी। तो इसमें क्या जुड़ा है? अधि उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा पीछे। उसे आगे, प से पीछे, तो उपसर्ग आगे जुड़ा रहता है और प्रत्यय पीछे जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो किसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है? अकथ हो गया, अचूक हो गया, अनुज हो गया, अभेद हो गया। तो किसमें नहीं लगा है अ उपसर्ग? तो इसमें तो लगा है अ प्लस कथ, अकथ हो गया। अचूक, तो चूक में भी अ प्रत्यय लगा है। और अभेद में भी अ प्लस भेद, इसमें भी अ प्रत्यय लगा है। अनुज, तो इसे तोड़ेंगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं हुआ। अ प्लस नुज, नुज कुछ नहीं होता है, तो ये इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा वीडियो लगता है, जिससे मोटिवेशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो नी कहाँ लगता है? आगे कि पीछे? प से प्रत्यय, प से पीछे। तो किसी भी शब्द में प्रत्यय पीछे जुड़ा होता है। तो किसमें प्रत्यय नहीं लगा है? शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कूटनी। तो किसमें नहीं लगा है? तो प्रत्यय किसमें नहीं लगा है? शेरनी। शेर में क्या लगा है? शेर में नी लगा है, इसमें नी प्रत्यय लगा है। मोर में क्या लगा है?
नी प्रत्यय लगा है, यानी जिसे तोड़ने पे सार्थक शब्द निकले उसमें उपसर्ग प्रत्यय का पता चल जाता है। और कूट में क्या लगा है? नी प्रत्यय लगा है। नौकरानी, इसे तोड़ेंगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं निकलेगा, तो इसमें नौकरानी में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। तो तत्सम कौन सा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? कूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कूची में तत्सम यानी कूची तत्सम शब्द नहीं है। कीटक है, कपाट है, कुंभकार है जिसे कुम्हार बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कपाट का एवं कुंभकार का तत्सम क्या होगा? किवाड़ और कुम्हार। कपाट को किवाड़ बोलते हैं, कुंभकार को कुम्हार बोलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है। और इसमें बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चन खोजो फिर उसको अपलोड करो, बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव मतलब जो हिंदी में यानी जो गांव में अक्सर बोले जाते हैं वो तद्भव होते हैं, और जो संस्कृत से मिलते जुलते हैं वो तत्सम होते हैं। तो तद्भव शब्द कौन सा है? पक्ष है, पक्षी है, पतन है, पत्ता है। तो कौन सा शब्द गांव में अक्सर बोला जाता है? तो पत्ता। तो पत्ता क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। और इसका तत्सम क्या होगा? पत्र होता है। पत्ता का तत्सम पत्र होता है। और पक्षी, पक्ष, पतन ये सारे तत्सम है। तो पत्ता शब्द तद्भव जिसका तत्सम पत्र होता है। पक्ष तथा पक्षी तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव पंख, पंछी, यानी पक्ष को पंख बोलते हैं और पक्षी को पंछी बोलते हैं। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो जो बोलने में थोड़ा कठिन लगता है, जो अनसुना सा रहता है, वह तत्सम होता है। जैसे सोलह, शोभन, सोता, सोना, ये तो अक्सर गांव में बोले जाते हैं सारे। सोलह, सोता, सोना। तो शोभन, तो शोभन क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। शोभन का तद्भव क्या होता है? सोहन होता है। और 16 को तत्सम में क्या कहते हैं? षोडश बोलते हैं। सोना को षोडश बोलते हैं, तथा सोना को क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं। और सोता को स्रोत बोलते हैं, और सोना को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अगला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशज। तो कौन सा गलत होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए कौन सा होगा? यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तो कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यौगिक। यह गलत होगा। तत्सम, तद्भव, विदेशी, ये शब्दों के 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। तो रचना के आधार पर कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? यानी किसमें समूह नहीं है? सभा में तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इसमें भी समूह है। कक्षा में भी बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, ये भी समूह है। भीड़ में भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसमें भी समूह है। दौड़ यह समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह को बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है?
तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जैसे जो पदार्थ से ठोस, द्रव, गैस, ये सारी द्रव्यवाचक संख्याएं होती हैं। जैसे खटाई, मिठाई, ठंड, दूध, तो इसमें क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा? दूध। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, जिसे यानी जो नापी तोली जाती हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, लोहा, सोना, चांदी, तेल आदि। तो आगे बढ़ते हैं। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। तो वह आप ही चला गया, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो वह क्या हुआ? आप ही चला गया, यानी अपने आप चला गया, तो खुद से चला गया, तो क्या हो जाएगा? खुद के लिए क्या होता है? निजवाचक होता है। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। वह आप ही चला गया, यानी अपने आप चला गया, खुद चला गया, तो निज यानी निजता दिखा रहा है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द आप, यानी जो आप दिया है वह निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, किंतु इसका प्रयोग पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से बिल्कुल अलग है। यह कर्ता बोधक है, किंतु स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। अगला, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? यानी थोड़ा किस विशेषण में आएगा? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। तो यह कौन सा भेद होगा? थोड़ा। थोड़ा यानी निश्चित नहीं हो रहा है, तो थोड़ा या संख्या नहीं होगा, या गुण नहीं है, या संकेत नहीं है, तो क्या है? परिमाण है, यानी एक नाप तोल है, एक हिसाब किताब है। तो थोड़ा यह परिमाणवाचक विशेषण है। तो प्रश्न वाक्य में रेखांकित शब्द थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, रूप कहते हैं, धातु कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर हूँ, तो इसमें कौन सा अव्यय शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहाँ। वहाँ क्या है? अव्यय शब्द है, यानी इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वह वहाँ होकर आई हम लोग कह दें, तभी वहाँ चेंज नहीं होगा, यानी जो चेंज नहीं होता है तो उसे अव्यय शब्द कहते हैं। मैं वहाँ होकर आऊँ वाक्य में वहाँ शब्द अव्यय है या क्रिया विशेषण अव्यय है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो वह क्रिया विशेषण उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा है, दूध है, भर है, पिया है, तो कौन सा हो जाएगा अवयव? तो इसमें कौन सा अवयव होगा? यानी जिस पे कोई असर न पड़ा। अगर बोले कि उसने कटोरा भर के दूध पी, तो इस पे भर पे कोई असर नहीं पड़ा, यानी जो चेंज नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भर। क्रिया विशेषण शब्द और कौन से होते हैं? तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, सा, यानी अक्सर ये 2 अक्षर के ही होते हैं, 1 अक्षर के होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, इसका वीडियो मैं बना दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसे याद करना पड़ता है। तो अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनाथ बेसहारा कोई कहते हैं, यानी जिसका कोई नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बेसहारा कहते हैं, अनाथ कहते हैं, यतीम कहते हैं, निराश्रित कहते हैं। तो कौन सा नहीं है? तो अनाड़ी, यह पर्यायवाची नहीं होगा। तो अनाथ का पर्यायवाची क्या होता है? यतीम, निराश्रित, बेसहारा होता है। और भी यतीम, नाथहीन, दीन, ये भी पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। तो विचित्र यानी जो अजीब सा दिखता है उसे क्या कहते हैं? विचित्र कहते हैं। तो विलक्षण हो जाएगा। विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण। इसके अन्य पर्यायवाची कौन से? अद्भुत, अनोखा, अनूठा आदि विपरीत के पर्यायवाची हैं। विचित्र के पर्यायवाची कौन कौन से? अद्भुत, अनोखा, अनूठा आदि। और विपरीत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा, खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमर होगा, मर्त्य होगा, विश्व होगा, विष होगा। तो अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का उल्टा क्या होता है? विष होता है। अमृत यानी बहुत अच्छा होता है, विष यानी बहुत खराब। तो अमृत का विलोम क्या हो गया? विष हो गया। अमर का विलोम क्या होता है? मर्त्य होता है। ये यहाँ से टेट में भी क्वेश्चन पूछा था कि अमर का विलोम मर्त्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, निंद्य, श्लाघ्य, निरुद्ध। तो निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति। निंदा का विलोम स्तुति हो जाएगा। निंद्य का विलोम वंद्य या स्तुत्य होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो किसको कोई नहीं टाल सकता? नियत को, नियति को, निमित्त को, नमित को। तो किसे कोई नहीं टाल सकता? तो नियति को कोई नहीं टाल सकता। बोला जाता है ना कि नियति को कोई नहीं टाल सकता, जो लिखा है वही होगा। तो बोलते हैं लोग गांव में कि नियति को कोई नहीं टाल सकता। आगे बढ़ते हैं, अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान की उचित शब्द क्या होगा? अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है। तो सत्व के लिए, सत्व के लिए, ईश्वरत्व के लिए। तो किसके लिए लड़ना धर्म है? तो ईश्वरत्व के लिए लड़ना क्या है? धर्म है। अगला क्वेश्चन, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जो नियमानुकूल न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, तो जिसका निवारण न हो। तो अनियमित के लिए उचित क्या होगा? जो नियमानुकूल न हो, यानी जो नियम के अनुसार न हो उसे अनियमित बोला जाता है। जिस पर आक्रमण हो के लिए उचित शब्द क्या होगा? यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके भी मैं 100-200 क्वेश्चन करा दूंगी, तो आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा। और कराए भी हूँ पहले का, फिर से करा दूंगी। तो जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या बोलते हैं? आक्रांत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गांव में अक्सर लोग बोलते हैं कि गुड़ गोबर कर दिया। तो कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि। तो गांव में लोग बोलते हैं कि गुड़ गोबर कर दिया, यानी सब करा धरा बिगाड़ के रख दिया। तो कौन सा हो जाएगा? बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अगला है, हथियार डाल देना। तो हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी गांव में लोग बोलते हैं कि हथियार डाल दिया, तो मात्र कल्पना करते रहना, हथियार उठा लेना, ये भी नहीं। ये तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हार मान लेना, यानी हथियार डाल देना। अगला है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो इसका अर्थ क्या होगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी, बहुत बीमारी। तो बहुत कंजूसी, यानी कुछ भी हो जाए लोग खर्चा करना नहीं चाहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो बहुत कंजूस होना। आगे बढ़ते हैं,
तो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो मिश्र वाक्य कौन सा है? यानी जो अधूरा सा लगता है दूसरे के बिना, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने मान लिया, तो क्या मान लिया? कि दोष उसका है। उसने मान लिया यानी यह अधूरा लग रहा है इसके बिना। उसने मान लिया कि दोष उसका है। तो जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो तथा अन्य मिश्रित उपवाक्य हो और जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, तैसा, वैसा, जहाँ, जिधर, उधर, अगर, मगर, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप क्या होगा? वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह संयुक्त वाक्य है। इसका सरल क्या होगा? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? तो हमें क्या करना है? सरल रूप में लिखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध ढूंढना है। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं। सब लोग अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। तो कौन सा सही होगा? कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस समय 4 बजे हैं, यह शुद्ध वाक्य है। और इसमें अपनी के स्थान पर अपनी, इसमें पहले में क्या गलत है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, इसमें क्या गलत है? अनेक विषय के यानी अनेक विषय हैं तो विषय थोड़ी होगा, अनेक विषयों होगा। अनेक है यहाँ पे है, विषय यहाँ पे है, तो अनेक विषयों होगा तब सही होगा। सब लोग अपनी राय दें, तो यहाँ पे सभी लोग होता है ना, सभी लोग अपनी राय दें, यानी सभी लोग अपनी राय दें। सब लोग, यहाँ पे सभी लोग होना चाहिए, अपनी राय दें तब सही होगा। नहीं तो बोलना चाहिए कि सब लोग अपनी अपनी राय दें। सब लोग अपनी अपनी राय दें। और आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, तो आंसू के स्थान पर आंसुओं होगा। आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया हमेशा बहुवचन में होता है। तो निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य वाक्य कौन सा होता है? जिसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है वह कर्मवाच्य वाक्य होता है। ऐसा कहते हैं कि डैश तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दे। तो यानी जिसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है वो क्या होता है? कर्मवाच्य शब्द होता है। तो कौन मारा गया? चूहा मारा गया। तो इस पे कर्म पे प्रभाव पड़ा। कौन मारा गया? चूहा मारा गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह कर्मवाच्य वाला वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? मैं कारक पढ़ाई हूँ, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो कौन सा हो जाएगा? तो से के द्वारा किसके लिए है? तो याद करना पड़ता है। जैसे कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर करण से के द्वारा, तो करण में क्या आ जाएगा? करण से के द्वारा। इसमें आता है करण में, करण कारक में क्या होता है? चिन्ह से के द्वारा।
यानी करण कारक प्रसर्ग से के द्वारा, जबकि अपादान कारक से अलगाव का अर्थ होता है। यानी करण कारक में से के द्वारा, यानी यहाँ पे एक साधन का काम होता है, जबकि अपादान में भी से आता है, लेकिन अपादान में अलगाव का अर्थ देता है। और करण कारक में से के द्वारा किसका अर्थ देता है? करण कारक में से के द्वारा एक साधन, यानी सब्जी किससे काटा गया? चाकू से काटा गया, तो यहाँ पे एक साधन का यूज हो रहा है। जबकि अपादान में भी से आता है, लेकिन वहाँ पे अलगाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो यहाँ पे अलगाव का भाव होता है। और संप्रदान कारकों के लिए और अधिकरण कारक में पर होता है। मैं कारक का वीडियो बनाई हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह मुझसे अलग रहता है, तो रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कौन सा कारक होगा। तो अलगाव का अर्थ, यही हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि अलगाव का अर्थ किस में होता है? अपादान कारक में होता है। तो वह मुझसे अलग रहता है, तो जहाँ भी अलगाव की बात हो वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिए, जहाँ पे गिफ्ट देते हैं, यानी जहाँ पे अलग होते हैं वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश। तो देश क्या बोलते हैं? देश अच्छा है बोलते हैं, देश अच्छी है, तो देश अच्छा है बोलते हैं। तो इसमें बोल के देख लेते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। नगर सुंदर है, नगर अच्छा है कि नगर अच्छी है? नगर अच्छा है। द्वीप बड़ा है कि द्वीप बड़ी है? द्वीप बड़ा है। झील बहता है कि झील बहती है? तो झील बड़ा है कि झील बड़ी है? तो बोलते हैं कि झील बड़ी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा झील। झील शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि देश, नगर एवं द्वीप शब्द पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी, यानी दोनों वचनों में समान। अगर कथा का कथाएं होता है, लता का लताएं होता है, कुटी का कुटिया होता है, और सरसों का इसका एक वचन हो या बहुवचन हो, सरसों ही लिखा जाता है। एक वचन में सरस नहीं हो जाता है, सरसों ही एक वचन में यूज करें या बहुवचन में, दोनों वचनों में समान रहता है, सरसों ही लिखा जाता है। तो सरसों शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। कथा, लता बहुवचन क्रमशः कथाएं, लताएं होगा, कुटी का कुटिया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। तो कौन सा पूर्ण भूतकाल पूछा है? तो यह वे खा रहे थे, यह तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल है। वे गए, वे सोकर उठे हैं, यानी यह वर्तमान है। वे गए अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वे आए थे, यहाँ पे पूर्ण भूतकाल है। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन है? तो निपात का उदाहरण कौन है? ठीक, निकट, इधर, कल। तो निपात कौन सा है? तो निपात का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, यह निपात का उदाहरण है। ठीक शब्द निपात है। अवधारण बोध निपात है। ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, निकट स्थानवाचक संबोधक अव्यय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ किस वाक्य में हैं? तो उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है? तो किसमें अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ किस वाक्य में है? तो पूजनीय पिताजी आ गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पूजनीय पिताजी आ गए, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पूजनीय अशुद्ध है। यहाँ पे देखिए पूजनीय कैसे लिखा जाएगा? पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय नहीं होता है। यहाँ पे अशुद्ध क्या है? यहाँ पे पूजनीय होगा, पूजनीय,
यानी देखिए पूजनीय, यानी यहाँ पे पूरा ज होता है, तो यही यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था? तो किस अनुच्छेद में भाषा है? तो आर्टिकल 343 में हमारी भाषा है। और कितनी भाषाएं हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कितनी भाषाएं हैं आर्टिकल 343 में। तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो इसमें कितनी भाषाएं हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, हाड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इस पे बोनस मिलने वाला है, क्योंकि बुंदेली भी बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है। कन्नौजी और बुंदेली दोनों बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, लेकिन UPSSC ने इसका उत्तर क्या माना है? कन्नौजी बस माना है, बुंदेली नहीं माना है। मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो हिंदी में अंग्रेजी भी आ जा रहा है, तो UPSSC में अंग्रेजी नहीं होता है तो हिंदी में अंग्रेजी दे रहा है, और मैथ नहीं होता है तो रीजनिंग में मैथ दे देता है, इसी में सारी पूर्ति कर लेता है। तो मामला अभी भी विचाराधीन है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? द मैटर इज कंसिडरेशन, द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, द मैटर स्टिल कंसिडरेशन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। मामला अभी भी विचाराधीन है। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, 49 नंबर का है। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, वाक्य में उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड में हिंदी अनुवाद क्या होगा? आवेदन अस्वीकृत किया जाए, आवेदन अस्वीकार करें, आवेदन स्वीकार न करें, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड का हिंदी अनुवाद क्या होगा? कि आवेदन अस्वीकृत किया जाए। तो हिंदी में इंग्लिश पूछ ले रहा है, इंग्लिश की पूर्ति हो जा रही है, मैथ से रीजनिंग से मैथ की पूर्ति हो जा रही है, और कहने को बस हिंदी, रीजनिंग और GS है वीडियो एग्जाम में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।